हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स और चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज हम लोग देखेंगे कि कांच की सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन को समझाएं। कांच की सिल्ली क्या होती है? तो सिल्ली मतलब बॉक्स होता है, तो कांच की एक सिल्ली यानी कि कांच का एक बॉक्स होता है, उससे कैसे अपवर्तन होगा हम लोग ये समझेंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। माना कि ABCD कांच की एक सिल्ली है जिसमें PQ आपतित किरण है। हम लोग फिगर भी देखते चलेंगे साथ साथ। ABCD क्या है? कांच की एक सिल्ली है। इस फिगर में देखिए ये ABCD दिख रहा है आपको, ABCD। ये क्या है? कांच की एक सिल्ली यानी कि कांच का एक बॉक्स है, ठीक है, जिसमें PQ आपतित किरण है तथा QR अपवर्तित किरण है। इसमें PQ, ये जो है PQ आपतित किरण है। आप लोगों ने आपतित किरण आपको नहीं पता है तो पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हो, हमने प्रकाश का परावर्तन चैप्टर पढ़ा था, उसमें भी हम लोग आपतित किरण को देखे थे, जिससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। अगर ये सब नहीं आप लोग को पता है तो फिर आप लोग आगे नहीं पढ़ सकते हो। इसीलिए साइंस को टॉपिक वाइज आप लोग देखते चले और उसका नोट्स भी बनाए और फिर अच्छे से आप लोग का रिवीजन हो जाएगा और फिर समझने में भी बहुत आसानी होगी। तो जैसे देखिए इसमें PQ क्या है? आपतित किरण है। जो किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ती है वो किरण आपतित किरण कहलाती है। तो इसमें PQ आपतित किरण है और QR यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपवर्तित किरण हो जाएगा। अब देखिए NN' तथा MM' अभिलंब है, RT निर्गत किरण है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि NN' यानी कि ये NN', ठीक है, NN' और फिर यहाँ पे हमारा MM', ये दोनों क्या है? अभिलंब है, ठीक है। और RT क्या है? निर्गत किरण है। अब निर्गत किरण क्या होता है? तो निर्गत किरण वो किरण होती है जो इस सिल्ली से अपवर्तन के बाद बाहर निकल जाती है। बाहर जाती हुई किरण निर्गत किरण कहलाती है। अच्छा, एक पॉइंट इसका आप लोग को समझने वाली है। इसमें देखिए दो आपतित किरण का डेफिनेशन आप लोग को पता है कि दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर जो किरण पड़ती है वह किरण क्या कहलाती है? आपतित किरण कहलाती है। यहाँ पे देखिए ये वायु है यानी कि विरल माध्यम है और ये कांच है यानी कि सघन माध्यम है। तो यहाँ पे वायु पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि वायु से कांच के अंदर जा रहा है ये किरण, तो यहाँ पे दो माध्यमों को अलग करने वाले से पड़ा और फिर यहाँ पे अपवर्तन हो जा रहा है। अपना जो इसके पूर्व पथ से उससे कुछ विचलित हो जा रहा है तो वहाँ पे अपवर्तन हो जा रहा है। तो PQ यहाँ पे आपतित किरण हो जाएगा और QR अपवर्तित किरण, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह पे ये किरण पड़ रही है QR, तो यहाँ पे QR क्या हो जाएगी? आपतित किरण हो जाएगी। यहाँ पे QR अपवर्तित किरण था इस पॉइंट के लिए और QR इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा? आपतित किरण हो जाएगी। और फिर RT इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा? अपवर्तित किरण हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से इसका अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तित किरण हो जाएगा। और इस पूरे फिगर के लिए हमारा RT क्या हो जाएगा? निर्गत किरण हो जाएगा, क्योंकि यह किरण निकाल के बाहर जाती है, बाहर जाती हुई किरण ही निर्गत किरण कहलाती है, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा। अब आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये लंब डाले हैं तो ये भी अभिलंब है, ये भी आपतन बिंदु है तो ये भी अभिलंब है। Q और R दोनों क्या है? अभिलंब, मतलब आपतन बिंदु है और उस पर हम लोग लंब डालेंगे तो वो अभिलंब हो जाता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग को क्या करना है कि कांच की सिल्ली से अपवर्तन कैसे हुआ। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स वाले देखते हैं कि एंगल NQPI है और N'QRR है। यहाँ पे PQN या फिर NQP आप कह सकते हो, ये I है चूँकि यह आप क्या हो रहा है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना है, तो यह हमारा आपतन कोण हो जाएगा और ये R हमारा अपवर्तन कोण हो जाएगा। यहाँ पे I' भी आपतन कोण ही है और R' पर अपवर्तन कोण है इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे अपवर्तन हो रहा। अब देखिए यहाँ पे चूँकि
आई जो है बड़ा है किससे, आर से। इस फिगर में आई जो है वो बड़ा है, दिख भी रहा होगा आप लोग को। आई जो है वो क्या है, आर से बड़ा है। क्योंकि इसको जाना चाहिए था इधर सीधे, ये कुछ इधर मुड़ जा रही है, इधर मुड़ जा रही है, तो ये वाला जो एंगल है वो कम हो जा रहा है आर से, आई से। तो आई हमारा बड़ा हो जाएगा और आर छोटा हो जाएगा। देखिए निष्कर्ष हमारा क्या निकलता है कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ती है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ती है। इसको सीधे इधर से जाना चाहिए ना, लेकिन ये इस पथ पे नहीं होकर कुछ इधर मुड़ जा रही है, यानी कि अभिलंब के तरफ यह मुड़ जा रही है। ठीक है, ऐसा कब होता है, जब विरल माध्यम से कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जाती है तब होता है। क्या होता है, प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, अब इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि एंगल एम आर क्यू बराबर आई डैश था और एम डैश आर टी बराबर आर डैश है। इसमें देखिए इस दूसरे वाले अपवर्तन में क्या हो रहा है कि ये जो वाला है हमारा आई डैश, यानी कि ये हमारा आपतन कोण है और आर डैश ये हमारा अपवर्तन कोण है। तो यहाँ पे ये इसको जाना चाहिए था इधर, ये जो डॉट डॉट रेखा है हमने दर्शाया है इधर, लेकिन ये इधर चला जा रहा है। किधर जा रहा है, इधर। ये एक प्रयोग द्वारा आप देख सकते हो कि ये इधर जा रहा है, इधर चला जाता है। ये अभिलंब से, ये अभिलंब है हमारा, अभिलंब से ये क्या हो रहा है, दूर मुड़ रहा है। ये इसको यहाँ पे आना चाहिए था, अभिलंब से दूर इधर जा रहा है, इधर मुड़ रहा है। तो यहाँ पे आर जो है, आर डैश जो है हमारा बड़ा होगा, कैसे, किससे, आई डैश से। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, देखिए आई डैश जो है छोटा होगा आर डैश से, आर डैश हमारा बड़ा होगा। तो इससे निष्कर्ष निकलता है प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग फिगर से हम फिर से समझा देते हैं। देखिए प्रकाश की कोई किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल यानी कि वायु से कांच में जाती है, तो वह प्रकाश की जो किरण है अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर मुड़ती है। जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, और जब ये सघन है फिर सघन से ये बाहर निकल रही है, बाहर यानी कि वायु में, यानी कि विरल माध्यम में, तो फिर वो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, अपवर्तन के बाद अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, तो ऐसे होता है कांच की सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। आइए एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कांच की सिल्ली पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की किरण का अपवर्तन। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि कांच की सिल्ली पे वो तिरछा पड़ रहा था। कैसे पड़ रहा था, तिरछा, तो उसका अपवर्तन कैसे हो रहा था, लेकिन हम लोग ने वो देख लिया। अब ये क्या कह रहा है कि कांच की सिल्ली पर लंबवत जब प्रकाश की किरण पड़ेगा तो उसका अपवर्तन कैसे होगा। तो कांच की ये एक सिल्ली है, इस पे प्रकाश का क्या होगा, हम लोग परावर्तन कराएंगे। ठीक है, अब देखिए ये एक कांच हम लोग ले लिए हैं और इस पे हम लोग यहाँ से इसके लंबवत यानी कि इस कांच से हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा जब हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं तो इस पर जो किरण लंबवत आती है वो बिना किसी विचलन के यानी कि बिना अपवर्तन के सीधे क्या होती है, निकल जाती है। जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है। वो यहाँ पे कोई अपवर्तन नहीं होगा, वो सीधी क्या होगी, निकल जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पार्श्विक विस्थापन। इसको इंग्लिश में लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, देखते हैं आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आपतित किरण, यह है हमारा आपतित किरण,
ये परावर्तित किरण हो रहा है, और आयरन क्या हो जाएगा, निर्गत किरण हो जाएगा। ठीक है, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो दूरी होती है, जो लंबवत दूरी होती है, उसी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक है, चित्र में mn पार्श्विक विस्थापन है, ये mn क्या है, पार्श्विक विस्थापन है। ये देखिए, ये जो आपतित किरण है इसको हमने क्या किया है कि कुछ काल्पनिक रूप से आगे लाए हैं, और ये निर्गत किरण को भी कुछ काल्पनिक रूप से पीछे ले गए हैं, और तब हम लोग पाएंगे कि ये दोनों किरणें, आपतित किरण और निर्गत किरण, ये दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी। ठीक है, तो समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, हर जगह जो लंबवत दूरी होती है वो हर जगह क्या होती है, बराबर होती है। तो कहीं की भी आप यहाँ पे दूरी ले लो, यहाँ पे कहीं भी दूरी ले लो, वो mn नहीं होगी। मान लीजिए mn 2 सेंटीमीटर है तो वो 2 सेंटीमीटर हर जगह उसकी लंबिक दूरी होगी, और इसी लंबिक दूरी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ, एक क्वेश्चन है पार्श्विक विस्थापन से ही रिलेटेड है, इसको भी कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए, पार्श्विक विस्थापन किस बात पर निर्भर करता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पार्श्विक विस्थापन किस बात पर निर्भर करता है। तो देखिए, ये निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला, निर्गत किरण का पार्श्विक विस्थापन सिल्ली की चौड़ाई पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, सिल्ली की चौड़ाई पर। क्या होता है, कंडीशन देख लेते हैं। यदि चौड़ाई अधिक होगी तो विस्थापन भी अधिक होगा। इसको आप लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि फिगर जो है जल्दी, माइंड जो है फिगर को जल्दी क्या कर लेता है, अच्छे से समझ लेता है। तो देखिए क्या कह रहा है, यदि चौड़ाई अधिक होगी तो विस्थापन भी अधिक होगा। तो पहले हम लोग सिल्ली की चौड़ाई को कम करके और देखते हैं कि कितना उसका विस्थापन होता है। तो हमने ये इसकी चौड़ाई ले लिया है कुछ कम करके, और इस पे हम लोग पार्श्विक विस्थापन देखेंगे इसका कितना है। तो अपवर्तन कराएंगे और ये निकल जा रहा है, ये है हमारा आपतित किरण, और ये क्या है, निर्गत किरण है। अब इसको कुछ आगे लाए हैं और इसको कुछ पीछे ले गए हैं, तो समानांतर रेखा बन रही है, और फिर इसके बीच की जो ये दूरी है, ये लंबिक दूरी है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये लंबिक दूरी है mn। ये डिस्टेंस देखिए, जब ये छोटा है तो ये छोटा बन रहा है। अब सिल्ली की चौड़ाई को हम लोग कुछ बड़ा करते हैं, तो सिल्ली की चौड़ाई को हमने यहाँ पे इसके मुकाबले डबल कर दिया है, और जब डबल करेंगे तब हम लोग यहाँ पे क्या कराएंगे, अपवर्तन। तो यहाँ पे हम लोग अपवर्तन करा रहे हैं, ये निर्गत किरण निकल जा रही है, ये है हमारा आपतित किरण और ये है निर्गत किरण। अब निर्गत किरण को कुछ पीछे ले जाएंगे और आपतित किरण को भी कुछ पीछे लाएंगे। अब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस देखिए, इसके मुकाबले अधिक है ना। जब सिल्ली की चौड़ाई को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो ये पार्श्विक विस्थापन भी हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये देखिए, ये डिस्टेंस जो है हमारी क्या हो रही है, इसके डबल हो गया। जब इसका डबल किए हैं सिल्ली को तो इस पार्श्विक विस्थापन भी इसके डबल हो गया। ठीक है, समझ में। तो पार्श्विक विस्थापन जो है वो किस पे निर्भर करता है, सिल्ली की चौड़ाई पर निर्भर करता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, आप लोग क्या करो कि पढ़ाई जब कर रहे हो तो नोट्स बना के करो। ठीक है, ताकि इसको आप लोग को बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप लोग अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हो। ठीक, अब ये देखते हैं सेकंड नंबर किस पे निर्भर करता है। तो आपतन कोण के बढ़ने पर पार्श्विक विस्थापन बढ़ता है। आपतन कोण पर भी निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, आपतन कोण पर। ये देखिए, हमारा सिल्ली की चौड़ाई हमने दोनों में सेम रखी है, क्योंकि अगर सिल्ली की चौड़ाई बढ़ाएंगे तो फिर तो बढ़ ही जाएगा हमारा पार्श्विक विस्थापन। यहाँ पे हमने सिल्ली की चौड़ाई को सेम रख के और यहाँ पे हम लोग डिफरेंस किस में करेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंस हम लोग आपतन कोण में करेंगे। आपतन कोण को बढ़ाएंगे और देखेंगे कि क्या पार्श्विक विस्थापन भी हमारा बढ़ता है। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने आपतित किरण है, ये हमारा अपवर्तित किरण है, और ये निर्गत किरण निकल गया है। निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच यह कुछ डिस्टेंस है, ये दोनों समानांतर हो रही है। तो यहाँ पे एक बना है mn, ये हमारा पार्श्विक विस्थापन है। अब हम लोग आपतन कोण को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे कि आपतन कोण के बढ़ने पर पार्श्विक विस्थापन बढ़ता है। यहाँ पर हमने आपतन कोण लिया है कुछ i, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं,
अपवर्तन करा रहे हैं इसका, तो इधर अपवर्तन आएगा, फिर निर्गत किरण जैसे बाहर निकल जाएगी तो ये दोनों समानांतर रेखाएं बन जा रही हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो लंबिक दूरी है ये पार्श्व विस्थापन है, तो ये mn हो गया। ठीक है, इतना आया। अब यहाँ पे आपतन कोण के मान को हमने थोड़ा सा बड़ा किया है। यहाँ पे आई जो है, इस आई से हमने ये कुछ आई बढ़ा दिया है, यानी कि ज़्यादा किया है। तब अपवर्तन जब हम लोग यहाँ पे करा रहे हैं तब जो है हमारा mn की वैल्यू, ये आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो लंबिक दूरी है वो भी बढ़ जा रही है। कैसे बढ़ रही है? तो आपतन कोण के बढ़ने पर, ठीक है, ये जो पार्श्व विस्थापन है ये भी बढ़ जाता है। तो किन किन बातों पर निर्भर करता है पार्श्व विस्थापन? सिल्ली की चौड़ाई पर और आपतन कोण पर। ठीक है, धन्यवाद।